नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रहा सियासी संकट सुलझने के बाद शुक्रवार देर शाम सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में गुरुवार दोपहर हुए बम ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित अपने पैतृक गांव पोन्नावरम पहुंचे। उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रहा सियासी संकट सुलझने के बाद शुक्रवार देर शाम सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई। सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हरक सिंह के करीबी और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया। एक के बाद एक दो बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की बुनियाद हिल गई। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान भी माना जा रहा है। यह आशंका पहले से जताई जा रही थी कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता अगले साल होने वाले चुनाव 2022 से पहले पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। इस बात के संकेत अब इन दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद जो है वो मिलने लगे हैं। इससे पहले यशपाल आर्या भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभी 3 और विधायक बीजेपी छोड़ सकते हैं। चुनाव की कमान मिलने के बाद हरीश रावत खुलकर खेलने लगे हैं और आगे भी बीजेपी छोड़ने वाले नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रावत ने नाराज होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कमेटी बैठक में इस्तीफा देने की बात कही और बाहर निकल गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। उन्होंने लिखित में अपना इस्तीफा सौंप दिया है या नहीं, अभी इस बात की जानकारी नहीं है। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में गुरुवार दोपहर हुए बम ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस का ही मुलाजिम था, जिसे 2 साल पहले महकमे से बर्खास्त कर दिया गया था। लुधियाना जिले के खन्ना सदर थाने में मुंशी रहते हुए गगनदीप को अगस्त 2019 में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। ड्रग माफियाओं से लिंक के कारण उसे पंजाब पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था। ड्रग केस में गगनदीप सिंह 2 साल जेल में रहा और वह 8 सितंबर 2021 को ही जेल से जमानत पर बाहर भी आया था। गगनदीप के खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से लिंक सामने आ रहे हैं और इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए हरविंदर सिंह रिंदा का भी नाम सामने आ रहा है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि गगनदीप कोर्ट परिसर के बाथरूम में बम लेकर पहुंचने के बाद मोबाइल फोन के जरिए उसे एक्टिवेट करने की जो है वो कोशिश में लगा हुआ था। उसी दौरान कोई गड़बड़ी हुई और बम ब्लास्ट हो गया। इसमें गगनदीप सिंह खुद भी मारा गया। एजेंसी इसकी पड़ताल कर रही है। वर्ष 1978 में बने बब्बर खालसा को पाकिस्तान में बैठा बंधावा सिंह बब्बर ऑपरेट करता है, जो 90 के दशक में वहां भाग गया था। इससे पहले अक्टूबर 2017 में लुधियाना के ही श्रृंगार सिनेमा में हुए बम ब्लास्ट में भी बब्बर खालसा का जो है वो नाम आया था और उस ब्लास्ट में 7 लोग मारे गए थे और 32 लोग घायल हुए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जो है वो जयंती है। इस मौके पर शनिवार को राजधानी दिल्ली में सदैव अटल में प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। उन्होंने भारत रत्न वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी और साल 2014 से ही पूर्व पीएम की जयंती को देश में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि शनिवार को सदैव अटल पर पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट किया कि आदरणीय अटल जी को उनकी जयंती पर नमन। हम राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा से प्रेरित हुए हैं और उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विकास की पहल ने लाखों भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला है। शाह ने लिखा कि मां भारती का परम वैभव लौटाने का जीवन का ध्येय बनाकर अटल जी ने अपने अडिग
सिद्धांतों व अद्भुत कर्तव्य निष्ठा से देश में अंत्योदय व सुशासन की कल्पना को चरितार्थ कर भारतीय राजनीति को नई दिशा दी है। ऐसे अद्वितीय राष्ट्रभक्त आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें चरण वंदन। एक अन्य ट्वीट में भी उन्होंने सभी को सुशासन दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है। केरल की कोविड एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य डॉक्टर टी.एस. अनीश ने बताया कि ओमिक्रॉन के ग्लोबल ट्रेंड्स देखने में जो है वो पता चलता है कि अगले 2-3 हफ्ते में देश में ओमिक्रॉन केस की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। वहीं 2 महीनों में यह आंकड़ा 10 लाख तक भी पहुंच सकता है। डॉक्टर अनीश ने कहा कि भारत में इसे रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 महीने से भी कम समय बचा है। हमें ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने सरोजनी नगर मार्केट को 25 से 26 दिसंबर तक ऑड इवन फॉर्मूले पर चलाने का आदेश भी दिया है। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अनवैक्सीनेटेड लोगों को शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल और इवेंट्स में जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई है। इन जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन लगा होना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों की पुष्टि हुई है। आज शुक्रवार को 1,22,186 कोरोना केस मिले, जबकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का खतरा है वो अभी भी बरकरार है और लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक लंदन में रहने वाले 20 में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था। नए केस मिलने के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। गुरुवार को ब्रिटेन में 1,19,789 कोरोना जो है केस मिले थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 नए मामले भी मिले। इसके साथ ही महाराष्ट्र 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीज वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित अपने पैतृक गांव पोन्नावरम पहुंचे और गांव के लोगों ने उनका जो है स्वागत भी निराले अंदाज में किया। सीजीआई को फूलों से सजी बैलगाड़ी में बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ उन पर फूलों की बारिश होती रही। सीजीआई के साथ उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी बैलगाड़ी पर बैठे और पूरे गांव की सैर की। इस दौरान ग्रामीण पैदल ही उनके साथ घूमते रहे। गांव वालों के स्वागत से रमन्ना भी भावुक हो गए। देश का चीफ जस्टिस बनने के बाद रमन्ना पहली बार अपने गांव आए हैं। गांव वालों ने उन्होंने तेलुगु में बातचीत की। उन्होंने स्वागत के लिए सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि देश प्रगति कर रहा है, लेकिन कई समस्याएं अब भी बनी हुई है। उन्होंने इस दौरान सभी को समस्याओं से मुकाबला करने के लिए एकजुट होने की अपील भी की। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि वह अपनी मातृभाषा तेलुगु और अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना भावुक नजर आए। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हुआ करते थे, इसलिए वह स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा को पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से चाहा कि सभी लोगों को जाति, नस्ल और धर्म से ऊपर उठकर एक साथ रहना चाहिए। न्यायमूर्ति रमन्ना राज्य की 3 दिनों की यात्रा पर हैं और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रहा सियासी संकट सुलझने के बाद शुक्रवार देर शाम सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में गुरुवार दोपहर हुए बम ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित अपने पैतृक गांव पोन्नावरम पहुंचे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई। पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है
वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 लड़ाकू विमान शुक्रवार शाम राजस्थान के जैसलमेर के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई। एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जिस जगह जेट गिरा वह सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। यह एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, इसलिए वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। विमान लगभग 8:30 बजे क्रैश हुआ है। विंग कमांडर हर्षित सिन्हा ने रेगुलर उड़ान के लिए जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। हादसे की जगह जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार विमान में हवा में ही आग लग गई थी। उसके बाद वह धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। जहां हादसा हुआ उसके पास ही निम्बा गांव है। यहां के गुलाम रसूल ने बताया कि उड़ते विमान में आग के तुरंत बाद ही धमाके के साथ नीचे गिरा। जब गांव के कई लोग वहां दौड़े तो चारों तरफ आग का घेरा बच चुका था। हादसा नेशनल पार्क में था, इसलिए वहां किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। बाद में आर्मी ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेते हुए कवर कर लिया। इसके बाद मौके पर कलेक्ट्रेट अनीश मोदी और एसपी अजय सिंह, दमकल की टीम और लोकल थाने की पुलिस भी पहुंची। अब तक की जानकारी के अनुसार मौके पर मिली बॉडी की ड्रेस पर नेम प्लेट भी जल चुकी है। माना जा रहा है कि हवा में ही आग लगने के कारण विंग कमांडर सिन्हा ने खुद को इंजेक्ट नहीं कर पाए थे। कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ 2 दिन पहले बगावत करने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुर बदल गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग के बाद रावत के चेहरे पर खुशी नजर आई। कांग्रेस हाईकमान ने रावत को आगामी विधानसभा चुनाव में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। राहुल से मुलाकात के बाद रावत जब मीडिया से मिले तो बदले बदले से नजर आए। रावत ने गाते हुए कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए, ये जिंदगी उत्तराखंड के वास्ते उत्तराखंड पर लुटाए जा। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड पर जिंदगी लुटाएंगे। रावत ने कहा कि उत्तराखंड के प्रस्तावित चुनाव के मद्देनजर हमारे नेता राहुल गांधी के साथ सभी बैठक जो है वो की हुई थी और इसमें से मुझे चुनाव में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। कांग्रेस हाईकमान ने हालांकि रावत को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी असमंजस वाली स्थिति है। रावत से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहता है। वे बाद में नेता तय करते हैं कि हरीश रावत ने कहा कि मेरे हर कदम से भाजपा को नुकसान होता है। हाईकमान से मिलने के बाद अब कोई शिकवा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चुनाव के दौरान मैं कांग्रेस पार्टी का चेहरा रहूंगा। मुंबई से सटे वकोला इलाके में एक रेस्टोरेंट के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो गया था, जिसमें वकोला थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम पाटिल मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बार बंद हो जाने के बाद फ्री में खाना और शराब मांगी थी और नहीं देने पर मारपीट की। पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने बताया कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस थाने में उसकी जो है तैनाती है उसी थाने में उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। स्वागत रेस्टोरेंट डाइनिंग बार के मालिक महेश शेट्टी ने पुलिस को शिकायत में कहा कि बुधवार को कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रात करीब 12:30 बजे जो है पीछे के दरवाजे से रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। रेस्टोरेंट बंद हो गया और ज्यादातर स्टाफ घर जा चुका था। जब उन्हें बताया गया कि उनका स्टाफ घर के लिए रवाना हो गया है तो उन्होंने कैशियर रामदास पाटिल के साथ मारपीट की और उसे गाली भी दी। पुलिस अधिकारी की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का एक प्राइवेट स्कूल सैफ अली खान और कैटरीना कपूर के बेटे से जुड़ा जो है सवाल पूछकर विवादों में गिर गया है। जिले के एक प्राइवेट स्कूल ने 6ठी क्लास के जनरल नॉलेज के पेपर में पूछा था कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे का पूरा नाम निकलिए। इस पर नाराज पेरेंट्स बोले, ये महापुरुष हैं क्या? यह मामला खंडवा के एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल का है, जहां पर मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं। बच्चे जब एग्जाम देकर घर पहुंचे तो पेरेंट्स ने पेपर चेक किया और सवाल देखकर इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है। साथ ही स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। पीटीए के संरक्षक डॉक्टर अनीस अरझरे का कहना है कि जनरल नॉलेज के सवाल महापुरुषों से जुड़े होने चाहिए, लेकिन किसी फिल्म कलाकार के बच्चे का नाम जानना क्या स्कूल के बच्चों के लिए जरूरी है? खंडवा के जिला शिक्षा अधिकारी संजीव भालेराव ने कहा है कि हमने स्कूल को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। स्कूल का जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मनोहर सरकार ने हरियाणा में नाइट कर्फ्यू फिर से लागू करने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से लागू होगा। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में लोगों को जो है आगमन है उस पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने की आशंका के मद्देनजर सरकार 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा 1 जनवरी 2022 से कई और कदम भी उठाने जा रही है। इसमें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों पर सख्ती भी शामिल है। 1 जनवरी 2022 से हरियाणा में सभी सरकारी संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज अनिवार्य बना दी गई हैं और साथ ही खुले में इंडोर होने वाले प्रोग्राम में भी कुल क्षमता के 50% लोगों के लिए ही जो है वो बुलाए जा सकेंगे। इसमें अपर लिमिट रहेगी। इंडोर प्रोग्राम में अधिकतम 200 और ओपन में होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 300 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू में सभी तरह का आवागमन जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रहा सियासी संकट सुलझने के बाद शुक्रवार देर शाम सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में गुरुवार दोपहर हुए बम ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित अपने पैतृक गांव पोन्नावरम पहुंचे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के लुधियाना में ब्लास्ट के बाद कोर्ट परिसर का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सूबे में सत्ताधारी दल के नेताओं को ऐसे मुद्दों पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। रिजिजू ने कहा है कि संवेदनशील मुद्दे पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और पीपीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। केंद्र और पंजाब सरकार की एजेंसियां मामले की एक साथ जांच कर रही है। इस जांच के जल्द ही सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू करीब 1 घंटे तक लुधियाना में रुके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारे जज वकीलों को मोरल सपोर्ट देने और सिक्योरिटी जांच के लिए यहां पहुंचे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य जज की अगुवाई में बनी सुरक्षा कमेटी भी मीटिंग कर इसका रिव्यू करेगी। उन्होंने कहा कि वह घटनास्थल का जायजा लेने के लिए जिला सेशन जज मनीष सिंघल, डिप्टी कमिश्नर वरजिंदर शर्मा समेत दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और वह पूरे देश में अदालतों के सिक्योरिटी सिस्टम का रिव्यू भी कर रहे हैं ताकि जजों और वकीलों को काम के लिए सही माहौल मिल सके। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान उन्होंने हाल में ही दिया था कि वह ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए यह हादसा हुआ है। उन्होंने इसकी जांच करने की बात कही थी। पंजाब गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि इस ब्लास्ट की आतंकी हमले और टिफिन बम से जोड़कर जांच कर रहे हैं और नवजोत सिद्धू ने दोनों से अलग अलग बयान देते हुए कहा था कि विदेशी ताकतें पंजाब का माहौल खराब करना चाहती हैं। कोरोना को लेकर राज्य सरकार अब नई गाइडलाइंस ला सकती है। सूत्रों की माने तो नए साल के जश्न पर सरकार कई तरह की पाबंदियां भी लगा सकती है। इसके साथ ही शादी वान्य आयोजनों में लोगों की संख्या एक बार फिर सीमित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि नए साल पर रात 11 बजे के बाद किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही 1 जनवरी से मास्क को लेकर एक बार फिर से सख्ती शुरू होगी। वही वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 1 महीने का समय भी दिया जाएगा। फरवरी से वैक्सीन न लगवाने वालों को सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन से जुड़ा मसौदा मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार नई गाइडलाइन जारी करेगी। गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि वे मास्क नहीं पहनने और नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों पर 3-4 दिन की चेतावनी के बाद सख्ती करना शुरू कर दें। गहलोत ने कहा है कि लोग कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही मची उसका दर्द अभी लोग भूले नहीं हैं और ऐसे हालात
पैदा ना होने दें, इसलिए बचने के लिए हमें यह करना होगा। उन्होंने यूपी चुनाव टालने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुझाव को लेकर भी कहा कि अगर ऐसे समय यह टिप्पणी आई है तो यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि कई लोग इसके राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं। इससे पहले बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, हेल्थ सेक्रेटरी वैभव गालरिया ने भी कहा है कि अभी से पाबंदी लगाना ठीक रहेगा। नए साल पर पाबंदियां रहेंगी तो संक्रमण के फैलने की गति को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी जैसी मांगे मनवाने के बाद किसान भले ही अपना आंदोलन स्थगित करके घरों को लौट गए हैं, लेकिन अब वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि किसान शनिवार को अपने राजनीतिक फ्रंट या राजनीतिक दल की घोषणा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार किसान नेता अब सीधे तौर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उन्हें शनिवार को चंडीगढ़ में मौजूद रहने के लिए भी कहा गया। माना जा रहा है कि शनिवार को चंडीगढ़ में ही किसानों के राजनीतिक फ्रंट या पार्टी की घोषणा की जाएगी। कहा जा रहा है कि 20 से 25 किसान संगठन इस राजनीतिक फ्रंट या पार्टी का हिस्सा होंगे। अभी संभव है कि वरिष्ठ किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल इस अभियान का नेतृत्व करें। सूत्रों का कहना भी है कि बाद में बड़े स्तर पर यह फ्रंट या दल आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकता है। किसान नेता रुलदू सिंह मानसा और सुखदर्शन नट ने इस बात की पुष्टि भी की है। जो किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं या इच्छुक हैं, उन्हें शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचने के लिए भी कहा गया है। उनका कहना है कि अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभव है कि इस राजनीति फ्रंट में करीब 2 दर्जन किसान संगठन जुड़े। पंजाब के कई किसान संगठन आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन इसमें से अधिकांश शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस या बीजेपी जैसे दलों के साथ जुड़ना नहीं चाहते। वहीं बड़ी संख्या में लोग और ऐसे संगठन जिनमें आईएएस और आईपीएस सैन्यकर्मी जुड़े हैं, वे किसानों से अपील कर रहे हैं कि वे सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी बने। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान पर निकले हैं और इस कड़ी में शुक्रवार को वह गोपालगंज के ब्रिज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद किया और लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि शराबबंदी के बाद कुछ लोगों की शराब पीने की मौत भी हुई है। जब वह शराब पिएंगे तो उनकी मौत होगी ही। जब लोग की मौत होती है तो लोग कुछ बोलने लगते हैं। दीप प्रज्वलित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस बीच अधिकारियों और नेताओं ने उन्हें अंग वस्त्र और मोमेंटो बुके देकर सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि सूबे में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह की मुक्ति को लेकर समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले सीढ़ी चढ़ते वक्त सीएम के सचिव अनुपम कुमार का पैर फिसल गया था। उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिकी इलाज के बाद उन्हें सर्किट हाउस भेज दिया गया था। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई जीविका समूह को करोड़ों रुपए का चेक भी दिया। काशी, मथुरा हो या अयोध्या, जब भी सीएम योगी यहां जाते हैं वे खुद पूजा करते हैं। तब अर्चक यानी मंदिर के पुजारी सहयोगी की भूमिका में नजर आते। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि योगी गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर जो है वह खुद मंत्र पढ़कर पूजा करते हैं। नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ की कड़े फैसले लेने में सीएम की पहचान है। कम लोग जानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहलवाना पसंद है। योगी वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में पूजा भी करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के अर्चक कहे जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सभी मंत्र जुबानी याद है और आवाहन आसन से लेकर आचमनी के सभी मंत्र वह खुद ही पढ़ते हैं और वेद पुराण उन्हें भी कंठस्थ है। वह मंदिर की परंपरा के अनुसार दरअसल पूजन के लिए जो है वो आते हैं। पूजा पाठ अर्चक दल ही कराता है, लेकिन वो स्वयं ही पूजा पाठ को करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।